बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम। ऑडियो वीडियो कर दी नी में आप पे ऑडियो होई। वो खातून पाकिस्तान में जो हर किसी को, जजेस को, जर्नैलों को, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को, हर किसी को ऑडियो और वीडियो की धमकियां देती थीं, उनकी अपनी ऑडियोज़ आने का सिलसिला जारी है। पहले उनके व्हाट्सएप वॉइस नोट्स आते थे, आज उनकी एक कॉल लीक हुई है, कॉल रिकॉर्ड सामने आया है और ये कॉल उनकी थी उस वक्त के वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद के साथ। मरीम नवाज़ की इस वीडियो से 10 अहम तरीन नुकात सामने आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जिस चीज़ पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और जो एक बड़ा अहम नुक्ता है इस पूरी वीडियो का और मरीम नवाज़ की ऑडियो का, वो ये है कि सहाफ़ियों को उसमें कुत्ता कहा गया है। कोई जूनियर सहाफ़ियों को नहीं, यूट्यूबर्स को नहीं, कोई नौजवानों को नहीं कहा गया, बल्कि सीनियर तरीन सहाफ़ियों में, जिसमें हसन निसार साहब शामिल हैं, जिनके ये सारे शागिर्द हैं जो अब टीवियों पे बैठे हुए हैं, उनको और इरशाद भट्टी को, वो जनाब क्या कहा गया है कि जी ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं। और इससे कुछ अर्सा पहले आपको याद हो, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी तकरीर में स्टेज के ऊपर यह कहा था कि सहाफ़ी कुत्ते की तरह भौंकते हैं। अब इन दोनों ने, यानी परवेज़ रशीद ने मरीम नवाज़ की कॉल के दौरान और बिलावल भुट्टो ने भी, इन दोनों ने सहाफ़ियों को कुत्ता कहा है, लेकिन सहाफ़ी खामोश हैं। तो इसका मतलब फिर ये लगता है कि शायद सहाफ़ी ख़ुद को ये समझते हैं। यानी अब हसन निसार साहब तो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन जिनके बारे में, जिन चैनल के बारे में और उस चैनल पे बैठे हुए जूनियर्स के बारे में ये कहा गया है, बिलावल भुट्टो ने कहा था और अब परवेज़ रशीद ने कहा था, तो शायद वो इसको बुरा नहीं समझते। अब मज़े की बात यह है कि इसको, ये जो ऑडियो आई है, इसको मरीम नवाज़ से पहले दो बंदों ने तस्दीक भी कर दिया है इसकी, और वो दोनों वो लोग हैं जिनका नाम लिया गया है। एक तो वो बास्केट वाले नुसरत जावेद साहब हैं और दूसरे मज़हर अब्बास साहब हैं। इन दोनों ने अपनी अपनी ट्वीट्स में इसकी तस्दीक कर दी है। नुसरत जावेद ये कहते हैं कि हाँ, मुझे बास्केट मिली थी, फ्रूट बास्केट थी और एक ही दफ़ा आई थी, और सारे सियासतदान मुझे भेजते हैं और सारे सहाफ़ी भेजते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। यानी करप्शन करनी है और करप्शन पर डट जाना है, ये भी कोई इनसे पूछे। मज़हर अब्बास साहब ने भी शुक्रिया अदा किया है जनाब परवेज़ रशीद और मरीम नवाज़ का कि आपने चलो बाकियों को कुत्ता कहा सो कहा, सीनियर्स को कहा, हसन निसार को कहा, लेकिन शुक्र है मुझे नहीं कहा, तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उस शुक्रिया के दौरान उन्होंने तस्दीक भी कर दी है इस ऑडियो की। तीसरी अहम बात जो है वो ये कि मरीम नवाज़ को और परवेज़ रशीद को उस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी वो ये थी कि हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। यानी सहाफ़ी ना हो, वो इनका स्पोक्स पर्सन हो। जनाब, हमारा तो कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। वो जनाब जितने लोग हैं सारे के सारे, वो हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं लगते, हमारा कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए। तो ये है वो आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियंस जो ये कहते हैं जी हम तो आज़ादी सहाफ़त चाहते हैं मुल्क में, हालांकि वो क्या चाहते थे, वो अपने स्पोक्स पर्सन्स चाहते थे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नाजरीन जो बड़ी अहम है, वो मरीम नवाज़ की बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की जो ज़बान है वो बड़ी अहम है। इसमें वो मियाँ आमिर का तस्करा करती हैं। मियाँ आमिर अरबपति आदमी है और उसके कई दर्जन बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, दुनिया न्यूज़, दुनिया अखबार और फिर लाहौर रंग और इस तरह के काफ़ी सारे चैनलों का वो मालिक है बेचारा। लेकिन उसका नाम वो लेती है नौकरों की तरह, चपरासियों की तरह, मुज़ारों की तरह और दरबारियों की तरह। इसी तरह मीर शकील है, अच्छा खासा वो बिजनेसमैन है और वो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि जियो मेरा बिज़नेस है, जियो और जंग अखबार मेरा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस करता हूँ। और मीर शकील के इसके अलावा भी अब बहुत सारे बिजनेसेस हैं। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो जितनी भी ऑडियोज़ आई थी उस पर आपने भी ये लाजमी गौर किया होगा कि मरीम नवाज़ की जो ज़ुबान है मियाँ आमिर और मीर शकील के बारे में, वो बड़ी बदतहज़ीबी वाली ज़बान है। वो हमारे माशरे में बुज़ुर्गों को उसने कहा, मैं उसको कहती हूँ, मैंने उसे ये कहा, मैं उससे पूछती हूँ, ये ज़बान ना आप इस्तेमाल करते हैं ना मैं करता हूँ। लेकिन इनकी पता नहीं कहाँ स्कूलिंग हुई है, ग्रूमिंग हुई है, क्या तरबियत हुई है, घरों में क्या ज़बान इस्तेमाल होती थी। अब लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात भी है कि पहले मीर शकील और राना जवाद के बारे में जो ये अभी कह रही हैं, मीर शकील और मियाँ आमिर के बारे में वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती थी। अब राना जवाद को वो कह रही है कि मैं इससे ज़रा पूछती हूँ ना, पहले मैं ज़रा इससे बातें पूछती हूँ ना,
फिर इसको मैं हुक्म भी देती हूँ और फिर मीर शकील से भी मैं बात करूँगी। तो ये बड़ी अहम बात है यहाँ सोचने वाली कि एक तो मियाँ आमिर और मीर शकील की कोई वक़्त नहीं है, कोई उसकी उनकी वर्थ नहीं है। अब राना जवाद की भी सामने आ गई है कि कितनी वर्थ है मरीम नवाज़ की नज़रों में। अगर जियो और दुनिया के मालिकों की इतनी औकात है तो फिर इनके जो एंकर्स हैं, जो इनके कॉलमिस्ट हैं, उनकी कितनी औकात होगी, इसका अंदाज़ा नाज़रीन आप ख़ुद लगा लीजिए। अब जनाब एक और चीज़ जो सब सामने आती है वो ये है कि ये सबको हमेशा ख़रीदने की कोशिश करते रहे हैं। हमेशा इन्होंने कोशिश की है कि सबको ख़रीद सके। अब जिनको ये नहीं ख़रीद सके थे उनको ये कुत्ते कह रहे हैं। इस यानी एक प्रोग्राम की ये बात हुई है, रिपोर्ट कार्ड के एक प्रोग्राम की, और उसमें मौजूद जो एंकर्स हैं उनके बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल हो रही है। वैसे ऑफ कैमरा मीटिंग्स में ये कैसी गुफ्तगू करते होंगे, ऑन कैमरा चीज़ों पे ये कैसे जो है वो चीज़ें करती होंगे। इन कैमरा जो चीज़ें हैं उसके ऊपर क्या इनकी ज़बान होती होगी और किस तरह ये इसको डिस्कस करते होंगे। और एक चीज़ जो और इसमें सामने आई है वो ये है कि बॉस जो थी उस वक्त और अब भी जो हैं वो मरीम नवाज़ है। बॉस मरीम नवाज़ है। वही वाली बात है कि जहाँ पीपल्स पार्टी में बॉस बिलावल भुट्टो है और उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े होने वाले और उसको सर कहने वाले 70 साल के बूढ़े हैं। और यहाँ भी परवेज़ रशीद जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं दरख्वास्त करता हूँ मरीम नवाज़ आपसे कि जब आप मीर शकील को हुक्म करें तो ये कह दें। और वो आगे से कह रही है नहीं ये होगा, जो बास्केट्स आई हैं वो इन दो को दे दो, इनको ना दो, और ये कर दो और वो कर दो। तो ये एक तो बॉस है। और दूसरी जो अहम चीज़ इस ऑडियो से सामने आती है वो ये है कि मरीम नवाज़ का एक मीडिया सेल था जिसको ये सारे लोग डिनाई करते रहे हैं। ये बेशरम आदमी परवेज़ रशीद ये भी चंद दिन पहले तक अभी उसको वो कर रहा था कि जनाब हम तो कोई इस तरह की मीडिया मैनेजमेंट नहीं करते थे। अब ये वफाकी वज़ीर था उस वक्त, मजबूत तरीन जो 5 वज़ीर होते हैं पाकिस्तान में वफाक के, उसमें से एक वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है। और ये वो वज़ीर था और ये जनाब उसको मैम कह रहे हैं और उसके आगे मिना रहा है। मीडिया सेल मरीम नवाज़ का जिसमें ये सारी चीज़ें होती थी। एक और चीज़ जो अहम चीज़ सामने आई है वो है ऑडियो वीडियो का स्टॉक। मरीम नवाज़ हमेशा हर किसी को डराती रही हैं पिछले कुछ चंद साल में, मेरे पास बड़ी वीडियोज़ हैं, मेरे पास बड़ी ऑडियोज़ हैं। एक अहम मुलाकात हुई थी कुछ अर्सा पहले, उसमें मैं भी मौजूद था इस्लामाबाद में। उसमें हमें बताया गया था कि जो ऑडियो वीडियो का धमकियां लगा रही हैं उनकी भी बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं। उस वक्त इंटरेस्टिंगली इसमें से कोई ऑडियो सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद में ये सारी फिर ऑडियोज़ भी आने शुरू हो गई और उस शख्सियत के मुताबिक इनकी वीडियोज़ भी हैं। हम ये नहीं चाहते, ज़ाहिर है कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तरह की वीडियोज़ सामने आएँ किसी की भी, लेकिन ज़ाहिर है मरीम नवाज़ को भी ये सोचना चाहिए कि ऑडियो वीडियो की धमकियां लगाना वो बंद करें, और अगर ग्राउंड पे जाके कोई पॉलिटिक्स करनी है तो करें, लेकिन ये धमकियां अगर वो लगाएंगी तो और लोगों की ऑडियोज़ वीडियोज़ वो सामने लाएंगी तो फिर उनके साथ भी होगा। एक और नुक्ता जो अहम है वो ये कि जब इससे पहले ऑडियोज़ आती थी तो कहा जाता था ये फैज़ हमीद ला रहे हैं, और जब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम आए हैं वहाँ पर ISI हेडक्वार्टर में तो ये कहा जा रहा है कि जी वो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं। अब उनकी तो ये बहुत तारीफ़ करते रहे हैं, हालांकि उस वक्त ऑडियोज़ में ना फैज़ हमीद थे ना जनरल नदीम अब हैं, लेकिन अब जिनकी ये तारीफ़ें करते रहे हैं DG ISI की, जो नए आने वाले हैं, उनके बारे में ये क्या कहेंगे। एक और अहम चीज़ जो मुझे जियो में एक अहम तरीन ओहदे पर काम करने वाली शख्सियत ने कॉल पर बताया कि राना जवाद को जब लाया गया तो जनाब पूरा एक जश्न मनाया गया जियो न्यूज़ के अंदर, और बड़ा उनको वार्म वेलकम किया गया, क्योंकि जब वो ब्यूरो चीफ आए थे तो उससे पहले अबसार आलम ने बतौर ब्यूरो चीफ छोड़ा था, और एक लंबी चौड़ी ईमेल की थी उन्होंने जियो इंतज़ामिया को जो लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी सहाफ़ियों ने, जो रिपोर्टर्स हैं सीनियर जियो के, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो कंपनियां बनाई हुई हैं, अपनी अपनी जो है वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और वो मेरी बात नहीं मानते, और जो है वो माहौल सही नहीं है ब्यूरो में काम करने का जियो का। और बाद में जब राना जवाद आए तो ये कहा जा रहा था उस वक्त जियो में, जो उस अहम तरीन शख्सियत ने मुझे बताया कि जनाब रायवन का बंदा आ गया है, और पहले दिन से राना जवाद उनको सपोर्ट कर रहे थे मरीम नवाज़ को, और उसका ही नैरेटिव लाए थे, उसी के कहने के ऊपर इसको लाया गया था। और 2013 की जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त एक ट्वीट
जो आज सर्कुलेट हो रही है, सामने आई है राना जवाद की, उसमें ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने अपनी काबिल बेटी मरीम नवाज़ को नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी काबिल बेटी मरीम नवाज़ को यूथ जो उनका वो बनाया गया था फंड था उसका चेयरमैन बना दिया है, और वो काबिल बेटी है। और उस काबिल बेटी की फरमाइश के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर मीर शकील ने राना जवाद को लगाया था। और उस वक्त से 2013 से ये नेक्सस चल रहा है, इनका जो नेक्सस इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, उनका एजेंडा बेचते हैं। उनका माउथ पीस होने के बावजूद इस तरह की लैंग्वेज अगर इनके बारे में इस्तेमाल हो रही है इस काबिल बेटी की तरफ से और उस काबिल बेटी के एक वज़ीर दरबारी की तरफ से, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे सहाफ़ियों के बारे में या हम जैसे जो अब नए यूट्यूबर्स आ गए हैं इनके बारे में किस तरह की ज़बान मरीम नवाज़ जैसी ख़ातून इस्तेमाल करती हैं। और ये ख़ातून इंटरेस्टिंगली नाजरीन वज़ीर आज़म बनने की शौकीन है और वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल है। तो जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई रोल भी प्ले करना होता है, तो जब इस तरह की बोंगियाँ ये मारती हैं दिन रात, उनको भी फिर बैकफुट पर जाना पड़ता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।